बैक टू माय वीडियो। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पूरा फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट के बारे में कि किस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। तो एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट का जो बॉयलर प्लेट कोड है वो हम कैसे पूरा क्रिएट कर सकते हैं स्प्रिंग आयो से, स्प्रिंग डॉट आईओ पे जाके। और हमने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करा था जावा वेब के लिए। तो उसको मैं ओपन करूँगा और फिर बताऊँगा कि कैसे उस पे काम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने उसमें कोड लिख रखा है, मैं लाइन बाय लाइन आपको चीज़ें समझाऊँगा और इस कोड को पूरा डिप्लॉय करने वाला हूँ। मतलब ऑलरेडी आपको गिटहब पे अपलोड करके गिटहब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जहाँ से जाके आप एज़ इट इज़ मैं चीज़ें जो बताने वाला हूँ, एक बार आप इसको क्लोन करके रन कर सकते हैं, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप चीज़ें खुद से एडिट करना सीख पाओगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊँगा जो आपको करनी है जब भी आप ये प्रोजेक्ट बनाएँ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि हम जो भी चीज़ बनाने वाले हैं, उसके लिए एक डेटाबेस हमें सेटअप करना ज़रूरी है। तो आपके सिस्टम पर माइस्क्यूएल इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से माइस्क्यूएल आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसको ओपन कर लीजिए। और जैसे ही आप माइस्क्यूएल ओपन करें, इंस्टॉल करने के बाद, पासवर्ड वगैरह सेट करने के बाद, तो सबसे पहला जो आपको कमांड चलाना है वो है शो डेटाबेसेस। और उसमें आपको खूब सारे जितने भी डेटाबेसेस बने होंगे वो दिख जाएंगे। उसके बाद आपको कमांड चलाना है क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट स्पेस डेटाबेस और एक डेटाबेस का नाम। तो मैं जो इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ उसका मैंने नाम जावा वेब रखा है। तो आप जैसे इसी को सबसे पहले क्लोन करके देखना चाहते हो तो आप भी जावा वेब नाम का एक डेटाबेस बनाओ और उसके बाद यूज़ डेटाबेस क्वेरी चलाओ। ठीक है, इसको आप कर दो मिनिमाइज। अब जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। वो कैसे खोलेंगे, तो ये इंटेलिजे आइडिया खोल रखा है मैंने। इसमें अपन जाएंगे फाइल पे, ओपन पे, और उसके बाद जहाँ भी आपने वो फ़ोल्डर में पूरा रख रखा है कोड। तो ये रहा जावा वेब एप्लीकेशन डेमो। तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास ओपन हो गया यहाँ पे प्रोजेक्ट। अब जैसे आप प्रोजेक्ट देखोगे तो आपको भी सेम आर्किटेक्चर दिखेगा। सबसे पहला फ़ोल्डर दिखेगा डॉट आइडिया, क्योंकि हम इसमें काम आईडी में काम कर रहे हैं, इसका है वो। उसके बाद डॉट एमवीएन, एसआरसी, टारगेट, गिट इग्नोर और ये सारी चीज़ें। गिट इग्नोर का क्या काम रहता है, जब आप कभी ये कोड लिखो और उसके बाद आप पुश करना चाहो तो कुछ डिपेंडेंसी और कुछ कोड ऐसा रहता है जो आप नहीं चाहते कि पूरा का पूरा अपलोड हो। तो वो जो जो फोल्डर्स हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये ऑलरेडी रिटर्न है, आपको कुछ भी नहीं करना है, पर फिर भी एज अ जनरल नॉलेज में बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे चीज़ें लिखी होती है तो वो चीज़ें जो है वो इग्नोर करता है अपलोड के टाइम। हम जो काम करने वाले हैं वो सिर्फ एक फोल्डर पे करने वाले हैं, वो है एसआरसी। तो आपको जाना है एसआरसी में। एसआरसी के अंदर आपको मिलेगा मेन फोल्डर, मेन और टेस्ट फोल्डर। तो मेन फोल्डर को ओपन करना है और उसमें रहेगा आपके पास जावा फोल्डर, उसको ओपन करना है। और उसके अंदर बना आएगा आपके पास नेट डॉट जावा वेब, डॉट जावा वेब, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो आप फोल्डर देख रहे हो चार, कौन कौन से, कंट्रोलर, एंटिटी, रिपोजिटरी और सर्विसेज, ये चारों फोल्डर मैंने खुद से क्रिएट करें, मतलब बेसिकली पैकेजेस क्रिएट करें। और ये चीज़ आपके में बनी हुई नहीं होगी अभी। ठीक है, तो ये चारों फोल्डर जो है ये मैंने खुद से क्रिएट करें। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। कि यहाँ पे जाएंगे, आप ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाएंगे, फिर इसके बाद पैकेज पे जाएंगे और यहाँ पे आप डॉट के बाद पैकेज का नाम लिख सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं पैकेजेस तो मैं वापस बनाऊंगा नहीं, पर आप बनाना चाहो तो डॉट के बाद यहाँ पर कंट्रोलर, एंटिटी, रिपोजिटरी और सर्विसेज या सर्विस, इस नाम से पैकेज बना लोगे। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ इनके अंदर फाइल्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले कंट्रोलर के अंदर मैंने एक क्लास बनाई है प्रोडक्ट कंट्रोलर करके। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं इस क्या करने वाला हूँ ना, इस पूरे प्रोजेक्ट में मैं एक प्रोडक्ट की डिटेल स्टोर करने वाला एक सिस्टम बनाने वाला हूँ जिसको आप डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो और एक्सेस भी कर सकते हो। उसमें दो तरीके के फीचर रहेंगे। पहला, सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। दूसरा, आप लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। दूसरा रहने वाला है कि गेट रिक्वेस्ट के थ्रू आप एक प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हो उसकी आईडी के थ्रू या नाम के थ्रू, या फिर आप पूरे के पूरे प्रोडक्ट की जो लिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो। और लास्ट की जो दो मेथड होने वाली वो होने वाली है अपडेट और डिलीट। कि आप कोई प्रोडक्ट डिलीट करना चाहते हो तो वो डिलीट कर सकते हो डेटाबेस में से, या फिर अपडेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर तीन फोल्डर बना के रेडी कर लिए, कंट्रोलर, एंटिटी, रिपोजिटरी और सर्विस। ठीक है,
ये जो हमारी फाइल है, ये जो ऑलरेडी बनी हुई एक फाइल मिलेगी जब आप एप्लीकेशन सेटअप करोगे, तो यहाँ पे आपने अगर जो भी नाम दिया है ना एप्लीकेशन का, वो नाम की यहाँ पे एक ऑलरेडी क्लास फाइल बनी होगी। इस फाइल को हम बोलते हैं एंट्री पॉइंट। तो जब भी आप पूरी एप्लीकेशन बना रहे होगे या कुछ भी कर रहे होगे, तो आप सिर्फ इस फाइल को रन करोगे और आपकी पूरी एप्लीकेशन रन होगी। ठीक है। या आप कभी इसको डिप्लॉयमेंट की तरफ जाओगे तो आप इसी फाइल की लोकेशन दे रहे होगे कि इसको ये जो है एंट्री पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इस पे एंटिटी फोल्डर पे। तो जैसे मैंने बात करी थी एमवीसी आर्किटेक्चर की, जैसे मैंने बात करी थी एमवीसी आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पे जो कंट्रोलर है वो ये फोल्डर है, और जो मॉडल की बात करी थी मैंने वो ये एंटिटी नाम का फोल्डर है, जिसके अंदर मैं यहाँ पर स्कीमा रखने वाला हूँ मेरे प्रोडक्ट का। तो एक बार क्लास दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ना एक क्लास बनाई है ना, प्रोडक्ट डॉट, वो भी बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, एंटिटी नाम का फोल्डर जैसे आप बनाओगे तो ये पहले एम्प्टी रहेगा, फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे, न्यू पे आओगे, फिर जावा क्लास पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट करके यहाँ पे नाम डाल सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये लैम्बुक जनरेटर्स हैं, ये आपको ऑलरेडी लिखे मिल जाएंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट, बस आपको ये लिखना है क्या, ये एंटिटी डेटा, और ये इनके बारे में भी बताता हूँ मैं। सबसे पहले ये जो एट द रेट टेबल है, इसका मतलब होता है कि जो भी हम डेटाबेस वगैरह बनाएंगे, इसमें डिज़ाइन करेंगे हमारी जावा एप्लीकेशन में, तो ये कहीं ना कहीं जाके माई में स्टोर होने वाला है। तो उस टेबल का नाम क्या होने वाला है, तो हमारा डेटाबेस हम स्पेसिफाई कर देंगे, और टेबल हम वहाँ पर माई में क्रिएट नहीं करेंगे, वो अपने आप बन के तैयार होगी जब हम ये एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो यहाँ पे हम नेम दे देंगे कि किस नाम से वो टेबल बन के तैयार होने वाली है। अच्छा, अगर आप चाहो इस टेबल का नाम ना भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा जेपीए है, जेपीए क्या है अब, तो जो एसक्यूएल से हम कनेक्शन जिसके थ्रू एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी ये जो क्लास का नाम है इस नाम की ही टेबल बना के तैयार कर देगा। ठीक है। तो मेरा जो डेटा सेट है वो कुछ इस तरीके का है कि पहले आईडी है, एक कॉलम का नाम नेम है, और उसका क्वांटिटी, फिर उसके बाद प्राइस। ठीक है। ये उसके बाद उनके मैंने वो लिख रखे डेटा टाइप। ठीक है। तो इस तरीके से चार वो मैंने तैयार कर लिए। आईडी और जनरेटेड वैल्यू क्या है, इसका मतलब है कि जो आईडी है ये कभी भी यूजर जो है ऐड करते वक्त डेटा नहीं देगा, ये ऑलरेडी अपने आप प्रोग्राम को जनरेट करनी पड़ेगी और माइस्क्यूएल टेबल में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले मैंने ना एक स्कीमा बना के तैयार कर लिया है ना। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिसोर्सेज नाम का एक फोल्डर दिख रहा होगा आपको। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ही हम अपना ड्राइवर कोड लिखेंगे जिससे माइस्क्यूएल का कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। अब मैंने यहाँ पे दो फाइल दे रखी है, एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज और एक एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल। आप इन दोनों में से कोई भी एक फाइल का यूज करें, मैंने अपलोड दोनों करी है पर आप यूज सिर्फ एक ही करें, दोनों आपका सेम काम करके देंगी। ठीक है। ये कोड आपको एज इट इज कॉपी करना है ना। जैसे मैंने बताया रिपॉजिटरी की लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके इस फाइल का कोड पूरा कॉपी करना है। आपको चेंज क्या क्या करना है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले स्लैश के बाद आपने जो भी डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई करा हो, तो यहाँ पे जैसे मेरा जावा वेब करके डेटाबेस मैंने माइस्क्यूएल के अंदर क्रिएट कर रखा है, तो मैंने वो माइस्क्यूएल के अंदर डेटाबेस का जो नाम है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। और मैं बोलूँगा शुरू में आप क्लोन कर रहे हो तो एज इट इज स्टेप्स के साथ चलो, ताकि बाद में डीबग करने में प्रॉब्लम ना आए, आप इन्हीं वीडियो को देख पाओ। उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम, जो भी आपका रूट, जैसे मेरा है नॉर्मली लोगों का भी रूट रहता है, उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे लिख दो माइस्क्यूएल का। उसके बाद इन चीज़ों का आप कुछ भी मत परेशान करो, बस यहाँ पे सर्वर पोर्ट है, इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, पर ये वो पोर्ट का नाम है जिसपे हमारी एप्लीकेशन रन होगी जैसे ही मैं इसको चलाने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इस सेक्शन पे, कि तो मैंने बात कर ली स्कीमा की। स्कीमा के बाद हमारे पास ज़रूरी क्या है, ये ये रिपॉजिटरी नाम का जो फोल्डर है, इसके अंदर हम वो चीज़ें लिखने वाले हैं, जैसे मतलब मैं अगर कोई फंक्शन बनाने वाला हूँ जो क्या करे, ऑलरेडी स्पेसिफाई फंक्शन नहीं है पर हम उसकी एक वो स्कीमा लिखने वाले हैं, मतलब एक तरीके से एक इंटरफेस बनाने वाले हैं कि ये ऑलरेडी फंक्शन है नहीं और उसकी हमें डेफिनेशन देनी, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, प्रोडक्ट रिपॉजिटरी एक्सटेंड्स जेपीए रिपॉजिटरी। और यहाँ पे प्रोडक्ट कॉमा इंटीजर क्या है, तो इंटीजर का मतलब है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट करके जो भी हमने स्कीमा बना के तैयार करा है, तो प्रोडक्ट वो अपने आप में खुद है डेटा टाइप, और इंटीजर मतलब जो भी उसकी प्राइमरी की है या फिर जो भी आईडी है उसका डेटा टाइप। ठीक है। उसके बाद आ जाता हूँ मैं कंट्रोलर पे। तो कंट्रोलर पे क्या है,
कंट्रोलर में वो सारे राउट हैं जिससे ये पूरी एप्लीकेशन कंट्रोल होने वाली है। तो जैसे कि मैंने बोला, 2 गेट रिक्वेस्ट होंगी, 2 पोस्ट रिक्वेस्ट होंगी, 1 डिलीट रिक्वेस्ट होगी, 1 अपडेट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से देखो, इस चीज़ को ध्यान से समझना। कोड आप पूरा शुरू में एज़ इट इज़ कॉपी करें और बाद में एक बार रन करने के बाद उसको ट्राई करें खुद से, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये रेस्ट कंट्रोलर में इसको पहले बाइंड करा है और उसके बाद यहाँ पर से मैंने ना वो रिक्वेस्ट स्पेसिफाई करना शुरू करा है। तो सबसे पहले हम एनोटेशन में लिखेंगे पोस्ट मैपिंग और यहाँ पे वो राउट का नाम, ये कि इस राउट पे जब कोई यूज़र आए तो हमें क्या करना है। तो इस राउट पे जब भी कोई यूज़र आए तो हमें क्या करना है, तो इस तरीके से ऐड प्रोडक्ट कॉल करना है और हमने जो भी प्रोडक्ट जो है हमारा सेव मेथड के थ्रू उसको सेव कर लिया है डेटाबेस में और उसी को हम रिटर्न भी करा देंगे। अब आप बोलोगे यहाँ पे ये क्या है, सर्विस डॉट सेव प्रोडक्ट्स। तो ये जो भी राउट पे आएगा डेटा या जो भी चीज़ आने वाली है उसका जो फंक्शन है वो हम लिखते हैं कहाँ पर, इस जगह पे सर्विस फोल्डर के अंदर। तो अगेन मैंने बात करी थी एमवीसी मॉडल की, मॉडल व्यू कंट्रोल। तो यहाँ पे मैंने सारे फंक्शंस लिख रखे हैं किसके अंदर, सर्विस के अंदर, प्रोडक्ट सर्विस के अंदर, ठीक है? डेटाबेस का स्कीमा मैंने प्रोडक्ट एंटिटी वाले फोल्डर के अंदर लिख रखा है और कंट्रोलर वाले के अंदर मैंने बना रखे हैं राउट्स। तो जैसी कोई डेटा आएगा पहले राउट पे आएगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो जाएगा सर्विस, मतलब कहाँ पे आएगा, ये हमारे फंक्शंस को कॉल करेगा। फिर जैसे मैंने यहाँ पर पहली पहली की बात करूँ, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट का ये था सेव प्रोडक्ट वाला फंक्शन, इसको रन करेगा और यहाँ पे ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक प्रोडक्ट डेटा टाइप का एक डेटाबेस डेटा। मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे कि जैसे हम जो भी डेटा देने वाले हैं, जब मैं टेस्टिंग करूंगा इसकी पोस्टमैन से, तब धीरे धीरे ये चीज़ समझ आएगी और अच्छे से। तो इस तरीके से डेटा आएगा और इसको हम रिपोजिटरी डॉट सेव फंक्शन के थ्रू हम क्या कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। तो ये फंक्शन कॉल होगा और यही का यही रिटर्न हो जाएगा। जब ये रिटर्न होगा तो वापस से कहाँ पे आएगा, रिटर्न होने के बाद हमारे कंट्रोलर पे, और यही डेटा जो है जो भी है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से मैंने यहाँ पर और भी फंक्शंस बना रखे हैं कि कैसे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दे सकते हो और ये बाकी सारी चीज़ें आप जब करोगे एक एक करके तो चीज़ें समझ आएगी। देखने वाली जो बात है, जो चीज़ अलग है वो मैं बता देता हूँ कि जैसे कई बार हम क्या होता है कि कुछ पैरामीटर देना चाहते हैं कि मान लो मेरे को कोई सिर्फ आईडी से प्रोडक्ट को सर्च करना है, तो हम यहाँ पे राउट में स्लैश और करली ब्रेसिस में ऐसे आईडी पास कर देंगे और ये जो आईडी पास करिए इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो ये जो भी फंक्शन बनाया है, अभी जो हम यहाँ पर ऐड रिक्वेस्ट बॉडी यूज कर रहे थे इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, ऐड पाथ वेरिएबल, ठीक है? और इधर पे इंट और आईडी के थ्रू इस डेटा वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है? और वापस से वो जो सेम फंक्शन वाली चीज़ है वो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी को कॉल करेंगे जो कि कहाँ पे लिखी है, सर्विस के अंदर। और सर्विस क्या करेगा, एक फंक्शन को कॉल करेगा जो हमारे इस डेटाबेस में सेव कर देगी, ठीक है? तो इस तरीके से ये मैंने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी आपको। क्या, सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम ये वाला जो है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल की कोई भी एक फाइल को एडिट करेंगे। मैं बोलूँगा ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ को एज इट इज़ कॉपी कर लेना, बस चेंज क्या क्या करना है आपको, डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद क्या करना है, ये पोर्ट का नंबर अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर फोल्डर बनाओगे, कंट्रोलर, एंटिटी, रिपोजिटरी और सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर आप जो भी क्लास बनाओगे, मतलब इन सब के अंदर क्लास बनाओगे, रिपोजिटरी के अंदर एक इंटरफेस बनाओगे, ठीक है? इंटरफेस कैसे बनाओगे, उसी तरीके से न्यू, और फिर यहाँ पे आओगे आप जावा क्लास, और जावा क्लास पे क्लास की जगह आप इंटरफेस सिलेक्ट करके ये प्रोडक्ट रिपोजिटरी करके बना सकते हो, ठीक है? तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद आप यहाँ पे वो फंक्शंस लिखोगे जो अपने आप बने हैं नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, प्रोडक्ट सर्विस के अंदर एक मैंने फंक्शन बनाया है कि आईडी से तो सर्च कर सकते हो, क्या नाम से सर्च कर सकते हो डेटा? तो इसके लिए ज़रूरी था, जैसे ये वाला जो है दिखा देता हूँ, हाँ, गेट प्रोडक्ट बाय नेम। तो ये वाली जो मेथड है ये ऑलरेडी अवेलेबल है नहीं, तो इसके लिए एक इंटरफेस बनाना ज़रूरी था, तो वो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है ये फाइंड बाय नेम करके, ठीक है? बाकी चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं थी। एंटिटी के अंदर स्कीमा दे दिया है और कंट्रोलर के अंदर मैंने सारे राउट्स स्पेसिफाई कर दिए हैं, ठीक है? इस तरीके से एप्लीकेशन बन के तैयार होगी और हम वापस ये जो मेन फाइल है, ये याद रखना है, ये मेन फाइल देखो, मैं सारे फोल्डर क्लोज कर देता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। ये
नेट डॉट और उसके बाद जो भी आपकी एप्लीकेशन का नाम है उस फ़ोल्डर के अंदर एक ये फ़ाइल बन के रेडी होगी, जो आपने स्प्रिंग में इनिशियलाइज़ करते वक़्त नाम दिया होगा। तो ये जो मेन फ़ाइल है हम इसको रन करते हैं, इसी को हम एंट्री पॉइंट बोलते हैं। एक और बार बता देता हूँ मैं, और यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे करेंगे हम रन एम्प्लॉयी डॉट मेन। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और फिर रन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है, और जैसी पहली बार आप रन करोगे तो जो भी आपने डेटाबेस बनाया है उसमें एक टेबल बन के तैयार हो जाएगी, जो भी आपने स्पेसिफाई करी है। विश्वास नहीं होता तो यहाँ पे टाइप करके देख लो, शो टेबल्स, कुछ इस तरीके से। तो ये देखो, ये शायद मैंने कहीं और पे भी ये सेम डेटाबेस यूज़ करा होगा, तो उसने ये टेबल बना के तैयार करी होगी। उसके अलावा ये प्रोडक्ट डॉट टीवीएल जो आप चाहते थे वो बन के तैयार हो गई है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इसकी टेस्टिंग के बारे में। अभी के लिए ये एप्लीकेशन के बारे में हो गई सारी चीज़ें, और इसी सेम कोड को मैं डिप्लॉय करने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो आप कॉमन मिस्टेक कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ, कि आप जब भी इस कोड को एडिट करोगे तो हो सकता है आपको काफ़ी रेड मार्क दिखें और कोई एक चीज़ इंपोर्ट ना हो रही हो। तो ध्यान से मेन फाइल में जाएं और ये देखें पैकेज के आगे क्या लिखा है। तो क्या लिखा है, नेट डॉट जावा वेब डॉट जावा वेब। तो एक तरीके से मेरी जितनी भी फाइल्स हैं, जैसे सर्विसेज हो गया, ये देखो इसमें, तो इसमें जहाँ भी इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं एंटिटी से फोल्डर, तो ये जो चीज़ है ये कॉमन है, क्या, नेट डॉट जावा वेब डॉट जावा वेब, है ना। यहाँ पे भी नेट डॉट जावा वेब डॉट जावा वेब। अब हो सकता है आपने कोई दूसरे नाम से बनाई हो एप्लीकेशन, तो जितनी भी फाइल्स है उसमें इंपोर्ट में इसको ज़रूर चेंज कर लें, ये इस पाथ को। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, पर ये होता है, एज अ बिगिनर आप करोगे तो ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम देखेंगे इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।